हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल JCRT ट्यूटोरियल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल सेट 1 करेंगे, जो कि आप लोगों का डिमांड पर लाया गया है। क्लास 9 का सेट 1, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों का यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में कुछ दिया हुआ, उसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम टाइमिंग है जो कि 1 घंटा 30 मिनट, यानी कि 1.5 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें कि आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया हुआ है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। सामान्य निर्देश में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने उत्तर में ही आंसर दे, यानी कि हो सके तो आप खुद अपना जो आंसर है वो खुद ही सोच समझ करके ही लिखें। दूसरा में कि कुल प्रश्न की संख्या 19 होगी, यानी कि टोटल आप लोगों को 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि 1 से 7 तक क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय होंगे। इनमें से किन्हीं 5 का प्रश्न का उत्तर आपको देना है, यानी कि 1 से 7 तक क्वेश्चन आंसर में किसी 5 का ही आंसर देना है, जिसमें आपको बस एक वाक्य में ही आंसर देना है। 2 अंक मिलेंगे इसके लिए, आपको ज़्यादा नहीं देना है, एक लाइन का ही आंसर देना है। प्रश्न संख्या 8 से 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और 50 शब्दों में आंसर देना है, यानी कि कुल 50 शब्दों में आपको देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। 5वां पॉइंट है कि प्रश्न 15 से 19 तक दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं। इनमें क्या करना है, आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें कि 100 शब्दों में देना है। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी कि 3 क्वेश्चन दीजिएगा तो 15 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल मिला के 40 अंक यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या? एक अति लघु उत्तरीय और एक लघु उत्तरीय, एक दीर्घोत्तरीय, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। इससे नहीं कि आप सारा क्वेश्चन वहाँ पे जाके बना दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। लघु उत्तरीय क्वेश्चन, इनमें किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी। आपको क्या करना है कि वहाँ पे 7 प्रश्न में सिर्फ 5 प्रश्न का ही आंसर देना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि कार्य और शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। आप लोगों को याद होगा। देखिए, दूसरा प्रश्न में क्या है कि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि वेग बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य। देखिए, अगर इसे आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे याद करना है। आपको याद होगा कि दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय होता है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है कि चाल गुना समय होता है, ठीक है। तो दूरी बराबर में क्या होता है? चाल गुना समय, ठीक है। तो हम लोग इससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। दूरी यहाँ पे मान लेंगे हम लोग तरंग दैर्घ्य को, और आवृत्ति तरंग का वेग को हम लोग चाल मानेंगे, ठीक है। और आवृत्ति को हम लोग मानेंगे समय, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। तो तरंग का वेग बराबर क्या हो जाएगा? आवृत्ति गुना में तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है कि H2O यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो जल का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोजन यानी H2 और O का निकालना है। तो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 और बीच में प्लस होगा। और फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस में 16, तो कितना हो जाएगा कि 18। यहाँ पे आणविक द्रव्यमान निकालना है तो यू लिखेंगे। अगर मोलर द्रव्यमान निकालना रहता तो हम लोग क्या करते? 18G लिखते हैं, ठीक है। ये आपका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। देख लीजिएगा आप। तीसरा 14 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 मोल से आप क्या समझते हैं। 1 मोल से क्या समझते हैं हम? कि 1 मोल हम उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें उसके मौलिक कणों की संख्या होती है। और 1 मोल में कितना कणों की संख्या होता है? कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 कण होते हैं। इसको हम लोग एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एवोगाद्रो को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एन न्यूट्रल से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन।
5वां नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु के द्वारा किया जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एड्स नामक बीमारी किस विषाणु के कारण होती है? तो एड्स नामक बीमारी है जो कि HIV नामक विषाणु के कारण होती है। और HIV का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, अब यहाँ 7 तक तो आपका हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ 7-8 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग कितना क्वेश्चन का आंसर देना है? यहाँ से 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और 50 शब्दों में देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आंसर देंगे। क्या लिखा हुआ 8 नंबर का क्वेश्चन कि 1 जूल को परिभाषित करें और उस राशि का नाम बताएं जिसका एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा 1 जूल। 1 जूल क्या है? किसी वस्तु पर किया गया कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल उस वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देता है। कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि किसी दिए हुए माध्यम में ध्वनि का आवृत्ति दिया हुआ है आपका 220 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति 220 हर्ट्ज है और वेग दिया है 440 मीटर प्रति सेकेंड। तो तरंग दैर्घ्य क्या है? तो इसके पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि वेग बराबर क्या था आपका? वेग बराबर था, तरंग का वेग बराबर में क्या था कि तरंग का वेग बराबर में तरंग दैर्घ्य गुना में आवृत्ति था। तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग म्यू से भी लिख सकते हैं। और हमें यहाँ पे क्या पूछा जाए? तरंग दैर्घ्य पूछा जा रहा है, तो म्यू को उधर ले जाएंगे, यानी कि वेग बटा में आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग बटा में आवृत्ति। तो हम लोगों का वेग कितना दिया गया है? वेग दिया गया है 440 और आवृत्ति कितना दिया गया है? 220। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2। और हम लोग आवृत्ति को दूरी समझते हैं, तो इसलिए दूरी को मीटर से मापते हैं, तो तरंग दैर्घ्य हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि 46 ग्राम सोडियम में कणों की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कणों की संख्या ज्ञात करना है। तो कणों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? परमाणु की संख्या बराबर में प्रदत्त द्रव्यमान, यानी कि प्रदत्त द्रव्यमान का मतलब कि दिया हुआ द्रव्यमान। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लीजिएगा कि दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान गुना में अवोगाद्रो संख्या। देखिए, परमाणु संख्या बराबर में यहाँ पे आप प्रदत्त द्रव्यमान के जगह पे दिया हुआ द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। दिया गया द्रव्यमान भी लिख सकते हैं। अब बटा में क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो संख्या। तो परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। दिया गया द्रव्यमान कितना है? 46 और बटा में मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 23। ठीक है, सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 23 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 23 से डिवाइड करेंगे और निकालना हम लोगों को कणों की संख्या, तो कणों की संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि दिया गया द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान गुना अवोगाद्रो संख्या निकालना है। तो अवोगाद्रो कणों की संख्या निकालना है, तो कणों की संख्या से हम लोग गुना कर दिए। तो हम लोग काटेंगे तो 23 दूनी 46 और 2 गुना 6.02 × 10⁻23, यानी कि आंसर हो जाएगा 12.044 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 11 नंबर क्वेश्चन है थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। क्या करना है? थॉमसन के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है। थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या मॉडल में दिया था। थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि इन्होंने उस मॉडल में उन्होंने उस परमाणु मॉडल में प्रस्तावित किया, यानी कि उन्होंने बताया, पहला बात बताया था कि परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन इसके क्या होते हैं? इसके अंदर धंसे होते हैं, जो कि क्या लगता है कि तरबूज और उसके अंदर में ये काला काला बीज की तरह होता है, और इसको ही प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। प्लम पुडिंग यानी कि यहाँ पे यानी कि ये क्रिसमस केक की तरह है, और यहाँ पे सूखे मेवे है, जो कि पुडिंग को यहाँ पे सूखे मेवे के रूप में बोला गया था कि
इस तरीके से। और यहाँ पे तरबूज और केक वाला अगर उदाहरण देना है तो थॉमसन के बारे में बता देना है, ठीक है। यानी कि क्या बोला गया, पहला कि जो परमाणु धन आवेशित गोला का बना है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा बोला कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए क्या होता है कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। यानी कि परमाणु को उदासीन, परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल से क्या व्याख्या हुआ कि जो परमाणु था वो विद्युत रूप से उदासीन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में क्या है कि समान आवेश, यानी कि एक धन आवेश एक ऋण आवेश है, तो धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे से कट जाएगा, तो समान आवेश यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसीलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल से परमाणु की उदासीन होने की व्याख्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का कि 0.5 मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान क्या है। तो आधा मोल ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान। अब यहाँ पे क्या निकालना है हमको, अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो हम निकालेंगे कि यहाँ पे मोल की संख्या कितना दिया गया कि 0.5 को हम लोग आधा भी पढ़ सकते हैं। और ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान, तो O2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 1 का होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, लेकिन O2 का कितना हो जाएगा, O2 का हो जाएगा 32। तो हमें यहाँ पे परमाणु अणु का द्रव्यमान निकालना है। तो अणु का द्रव्यमान निकालने के लिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा अणु का द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान गुना में मोल संख्या। तो यहाँ पे द्रव्यमान निकालना, मोलर द्रव्यमान कितना हुआ आपका 32 हुआ, और यहाँ पे मोल की संख्या कितना दिया हुआ, आधा दिया हुआ। इन दोनों का गुना करेंगे यानी कि 32 गुना 1.5 है, 5 बटा 10 हो जाएगा, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16। और यहाँ पे अणु का द्रव्यमान निकालना है तो यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षीकरण क्या है। प्रतिरक्षीकरण क्या है, इसका उत्तर होगा कि जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मार कर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर का प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्षमता यानी कि हम लोगों का इम्यूनिटी बढ़ जाता है, ठीक है। शरीर और क्या होता है कि और हम कम बीमार पड़ते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जल प्रदूषण का 3 कारण आपको बताना है। पहला कारण है जल में कृषि रसायनों, खादों और उर्वरकों का मिलना। दूसरा है जल में औद्योगिक रसायन और कचरों का मिलना। तीसरा कारण है कि जल स्रोत के निकट शौच करना या फिर कूड़ा कचरा जमा कर देना, या फिर क्या कर सकते हैं कि जल स्रोत में पशुओं को स्नान करना, जैसे कि गाय भैंस को जा कर के नहला देता है, फिर वहीं पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि उससे क्या होता है कि गंदा हो जाता है जल प्रदूषण होता है उससे, क्योंकि उसमें साबुन भी हो सकता है या फिर और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग अब करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर। दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर क्या है, इसमें आपको 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है। 4 प्रश्न होगा, 4 प्रश्न में आपको 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है, गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो उसका उत्तर होगा कि गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु के पास कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली, गतिशील हवा, झरने से गिरता हुआ पानी, और भी हम लोग बोल सकते हैं दौड़ता हुआ बालक, उड़ता हुआ पतंग, ठीक है। और इसमें हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, डायग्राम बना करके हम लोग समझा सकते हैं। माना कि हम द्रव्यमान का पिंड F बल कार्य कर रहा है, जिससे पिंड में A त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तो पिंड का वेग S दूरी तय करने के बाद V हो जाता है, ठीक। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग U 0 हो गया, अंतिम वेग V, और त्वरण S हो गया, दूरी हो गया, बल हो गया, F के रूप में डिनोट कर दिए। अब कार्य बराबर क्या हो जाएगा कि बल बराबर में विस्थापन हो गया, बल बराबर में विस्थापन यानी कि F S, ठीक है। और F बराबर में क्या होता है, बल बराबर में होता है ma, मास गुना में
एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर में द्रव्यमान गुना त्वरण। आपको अगर इसको ट्रिक से याद रखना है तो आप ये याद कर सकते हैं कि बल मिलता है मास से, ठीक है। बल किससे मिलता है? हम लोगों को मास से मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस तरीके से हम लोग यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र को अगर हम लोगों को स्थापित करना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि MAS हो गया इसका। अब AS, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, V²। एक फार्मूला हम लोगों को और मिला था, गति का 3 फार्मूला मिला था वहाँ पे हम लोगों को, ठीक है। V² - U² इक्वल टू 2AS मिला था ना वहाँ पे। तो 2AS के जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2AS का, क्योंकि यहाँ पे तो U 0 हो गया, तो 2AS बराबर में हम लोग क्या कर सकते हैं, V² लिख सकते हैं। तो M गुना यहाँ पे V², और यहाँ पे देखो 2AS है, हमको AS चाहिए, तो 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गुना में, तो यहाँ पे आ जाएगा भागा में, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, भाग में आ गया। और इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/2 गुना MV² के रूप में लिख सकते हैं, इसको सत्यापित करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसका आंसर कि पिंड पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के रूप में रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 16 है। एक तरंग की आवृत्ति और आवर्तकाल को परिभाषित कीजिए। तरंग की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच में संबंध स्थापित करना। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पहले में ही ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया था कि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग के बीच में क्या संबंध है। तो हम लोगों ने वहाँ पे आंसर किया था कि तरंग का वेग बराबर में तरंगदैर्घ्य गुना में आवृत्ति था। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसको परिभाषित करके देख लेते हैं, इसका आंसर हम लोग दे देंगे। आवृत्ति क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 सेकेंड में उत्पन्न तरंगों की संख्या को हम लोग क्या करते हैं, आवृत्ति कहते हैं। यानी कि 1 सेकेंड में कितना तरंग उत्पन्न किया गया। जैसे कि देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 सेकेंड मान लेते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से करके कितना बार है जो कि आवृत्ति उत्पन्न हुआ है। तो ये 1 2 3 4 इस तरीके से संख्या है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आवृत्ति। और आवृत्ति को हम लोग न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है। और आवृत्ति का सही मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है, HZ, ठीक है। आवर्तकाल क्या है, 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत विरलन के बीच विरलनों को निश्चित बिंदु से गुजरने में लगने वाला समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। जैसे कि देखो इस तरीके से आपका यहाँ से तरंग उत्पन्न हुआ, इस तरीके से आपका क्या हुआ कि यहाँ पे जा रहा है आवृत्ति, ठीक है। तो 2 क्रमागत संपीड़न, यानी कि 2 क्रमागत संपीड़न यहाँ और यहाँ, ये दो क्रमागत या तो संपीड़न ले लो या तो विरलन ले लो, ठीक है। या तो संपीड़न या तो विरलन लेना है तो फिर ले लो। 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत विरलन के बीच गुजरने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गुजरने में कितना समय लगेगा। माना कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको T समय लगा, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा T, ठीक है। इसीलिए आवर्तकाल बराबर में होता है आवर्तकाल और आवृत्ति होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। इसको हम लोग आगे समझते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है कि तरंग का वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के बीच में क्या संबंध है बताना है। तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे कि वेग बराबर में क्या होता है कि वेग बराबर में देखो दूरी बटा समय है ना, ये क्वेश्चन इसी चीज़ को मैंने आगे बताया था। दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य के रूप में जानते हैं, तरंगदैर्घ्य को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। आवृत्ति को हम लोग N से भी लिख सकते हैं, आवर्तकाल को T से लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखो आवर्तकाल जो होता है ना, आवर्तकाल बराबर में होता है 1/T, ठीक है। इस तरीके से, यानी कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का उल्टा होता है। देखो यहाँ क्या है, लैम्डा ध्वनि का तरंगदैर्घ्य है जो आवर्तकाल T में चली गई दूरी है, यानी कि तरंगदैर्घ्य है जो कि दूरी के रूप में लिया जाता है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे आवृत्ति को 1/T के रूप में लिया गया है, ठीक है। आवृत्ति को 1/T के रूप में लिया गया है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा कि इसलिए यहाँ पे तरंग का वेग बराबर में आवृत्ति गुना में तरंगदैर्घ्य हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण के साथ इसके व्याख्या करना है आपको। इसका उत्तर होगा, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे आपको 2 उदाहरण याद रखना है, कार्बन 6 12, कार्बन 6 14। ये 6 क्या है, आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि ये जो 6 है ये किसको दर्शा रहा है, ये 12 है जो कि किसको दर्शा रहा है। तो जो नीचे में है वो परमाणु संख्या है, क्या है, परमाणु संख्या को दर्शाता है, ये परमाणु संख्या को दर्शाता है। और जो ऊपर है वो परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पे देखो परमाणु संख्या समान, तो आपको अगर ये वाला चीज़ याद नहीं होता है, कन्फ्यूज करते हैं, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ याद करने का। देखो समस्थानिक, सम मतलब क्या होता है, बराबर या फिर सेम जगह पे, सेम। और स्थान मतलब क्या होता है, जगह, यानी कि सेम जगह पे। सेम जगह पे एक ही तत्व है जो कि सेम जगह पे आएगा लेकिन उनका द्रव्यमान अलग होगा। तो ऊपर में जो आता है ना ये परमाणु द्रव्यमान आता है, नीचे में आता है जो कि संख्या आता है। ठीक है, इसका बी नंबर क्वेश्चन है, समस्थानिकों का 3 उपयोग लिखना है, 3 उपयोग लिखना है। तो पहला उपयोग क्या है कि घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है कैंसर के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसमें हो जाएगा कोबाल्ट 60 का, ठीक है, कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। और यहाँ पे तीसरा में दिया है यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जल चक्र। आपको यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन है, जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए उसका व्याख्या करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जल चक्र बना देंगे। देखो यहाँ पे भूजल है यानी कि जमीन के अंदर का पानी, यहाँ पे श्वसन है, श्वसन है, वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन क्या किसे कहते हैं, पेड़ है जो कि वाष्प के रूप में है जो कि छोड़ता है गैस वगैरह, तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे वर्षा तथा बर्फबारी है, वाष्पीकरण है, जल सतही है, यहाँ से क्या होता है वाष्पीकरण, यानी वाष्प बन के है जो कि उड़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे तालाब है, तालाब में पानी पानी रहता है, तो गर्मी के दिन में क्या होता है कि तालाब सूख जाता है, यानी उसका वाष्पीकरण हो जाता है, भाप बन करके वो सारा आसमान में चला जाता है। उसके बाद फिर बादल बनता है, बादल बन के फिर नीचे आता है, बरसता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जल चक्र होते रहता है, यानी कि जल एक रूप से दूसरे रूप में, पहले पानी रहता है, पानी से फिर भाप के रूप में ऊपर जाता है, भाप से फिर बादल बनता है, बादल से फिर नीचे आता है। इस तरीके से इसका रिसाइकल होते रहता है। इसी को बोलते हैं जल चक्र, यानी कि चक्र के जैसा क्या होता है, घूमते रहता है। चक्र के जैसा क्या होता है, घूमते रहता है, गोल 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 गोल। इसी को बोलते हैं हम लोग जल चक्र। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्योंकि इसका व्याख्या भी करना है आपको। क्या है जल चक्र, जलाशय से पानी का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण क्या कि पानी है जो कि भाप के रूप में आसमान में चला जाता है। और संघनन के बाद वर्षा होती है। संघनन मतलब क्या होता है कि भाप से फिर द्रव में बदल जाना, पानी में बदल जाना। ठीक है, उसको संघनन बोलते हैं। यह जलाशय में वापस आ जाता है। जलाशय यानी कि तालाब, कुआं, जहाँ पे पानी जमा होकर रहता है उसको जलाशय कहते हैं, वहाँ पे वापस आ जाता है। संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा पानी जल वाष्प बनाता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है, फिर नदी के द्वारा समुद्र में पहुँचा दिया जाता है, उसे जल चक्र कहा जाता है। जल के साथ कुछ मिट्टी के कण भी अंदर चले जाते हैं, यह भूजल के साफ पानी का हिस्सा बनते हैं। कुछ भूजल यानी कि जमीन के अंदर का हिस्सा को बोलते हैं, झरनों के द्वारा सतह पर आ जाते हैं। इसे हम कूपों और नलकूपों की सहायता से सतह पर लाते हैं। यानी कि पानी को हम लोग कैसे ऊपर लाते हैं, तो कूप यानी कि कुआं या फिर नलकूप यानी कि चापाकल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि पानी को ऊपर लेके आते हैं। स्थलीय जीव जंतु और पौधे पानी का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव जैसे कि हम लोग, मनुष्य हो गया, फिर पेड़ पौधा हो गया, जंतु मतलब कि जो पंछी हो गया, वो सब हम लोग पानी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आज का लास्ट हम लोगों का क्वेश्चन है कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर करें, यानी इसका अंतर करना है। संक्रामक रोग क्या है और असंक्रामक रोग क्या है। तो संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग ये व्यक्तिगत संपर्क यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब मिलता है तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा
या फिर जल आदि से होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रामक रोग है तो उसके साथ अगर रहता है, बैठता है या फिर हाथ मिलाता है या फिर उससे गले मिलता है, उसका जूठन खाता है, उसका जूठा पानी पीता है, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उसको संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक क्या है कि व्यक्तिगत संपर्क द्वारा नहीं फैलता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई असंक्रामक बीमारी हुआ है तो हम उससे अगर उसके संपर्क में जाते हैं, यानी उससे बात करते हैं, उसके जूठन खाते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो उन लोगों को रोग नहीं होता है। जैसे कि ये बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी जो संक्रामक रोग है वो बैक्टीरिया जनित रोग है। ये वाहक के द्वारा फैलते हैं। वाहक मतलब कि जैसे कि मच्छी है जो कि कुछ उस इंसान के शरीर में बैठा, फिर या फिर मच्छर उस इंसान के शरीर में बैठा और वही मच्छर फिर दूसरे इंसान के शरीर में बैठा, तो क्या होगा कि उसका खून उसमें चला जाएगा तो उसको वो रोग हो जाता है। और असंक्रामक है जो कि ये वाहक के द्वारा नहीं फैलता है। और संक्रामक बीमारी का उदाहरण हम लोग देखेंगे तो मलेरिया हो गया, फ्लू हो गया, मियादी बुखार हो गया। लेकिन असंक्रामक रोग में मधुमेह हो गया, हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, ये असंक्रामक बीमारी नहीं है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम लोगों का यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस का लिंक मिल सके और अपने वीडियो को अच्छा तरीके से कंप्लीट कर सके।